हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। नई क्लास, नया चैप्टर, बायोलॉजी क्लास 10th। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था चैप्टर 6 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस और डिफरेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जल्दी ही मैं आपके साथ लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस के साथ जुड़ूंगा। मीनवाइल वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई हमने इसे चैप्टर 5 के साथ क्यों नहीं पढ़ा, यानी कि व्हाई डिडंट वी रीड दिस चैप्टर विद चैप्टर 5, दैट मीन्स लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस are the processes which are very necessary for us to live, जिंदा रहने के लिए जो हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, आपने बहुत सारे ह्यूमन ऐसे देखे होंगे जिनके संतान नहीं है, दो डोंट हैव चाइल्ड, या जिन्होंने अडॉप्ट किया है। तो क्या संतान होने या ना होने से उसकी आपका लाइफ को नॉर्मल जीने में कोई दिक्कत होती है, उसकी लाइफ की एक्टिविटीज दिक्कत करती है? नहीं। तो जीने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन जरूरी है अपने जैसे को डेवलप करने के लिए, लाइफ जीवन आपका इस धरती पर कंटिन्यूटी डेवलप करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है उसके लिए। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, या उसका लाइफ ठीक तरीके से चल नहीं पाएगी, उसकी एक्टिविटीज डेली रूटीन खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लाइफ प्रोसेसेस में नहीं पढ़ सकते, नहीं इंक्लूड कर सकते। तो देखिए, सबसे पहला आपसे यही बात ये कह रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में आता है। देखिए जी, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual, unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, excretion, जो ऑलरेडी हम 5 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ स्पेशली कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा नहीं है कि जिनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती, लेकिन ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके बिना हमारी लाइफ, एक भी सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, सो वी कैन नॉट लिव अ प्रॉपर लाइफ, अ हेल्दी लाइफ। तो उसके लिए हमारा इसीलिए रिप्रोडक्शन को इनके साथ हमने नहीं पढ़ा, एक डिफरेंट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं ये, if individual organism going to create more individual, a lots of energy will be spent in this process, then why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive। तब फिर वो ऐसे प्रोसेस पर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो अब ये आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। पहला, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और दूसरा के
बहुत सारी एनर्जी नए इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को खर्च करनी पड़ती है, और फिर ऐसे प्रोसेस पर वो एनर्जी क्यों खर्च करे जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. देखिए भाई, हर कोई चाहता है कि उसके जैसे ऑर्गेनिज्म हो। अब देखो, आप हर जगह आप देखो तो इसी वर्चस्व की लड़ाई है। अब हम ह्यूमन भी ये चाहते हैं कि वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन दिस अर्थ, और इसी वजह से हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ये पॉपुलेशन निश्चित तौर पर इंडिया जैसे देश के लिए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनती चली जा रही है। हम अपनी ग्रोथ खुद ही रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी हर कोई, देखो, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो व्हाई का आंसर हम इस तरीके से ले सकते हैं, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द अर्थ। एक तो आप इस आंसर को ले सकते हैं इसमें, दैट इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि क्यों हम इसे लाइफ प्रोसेसेस में शामिल नहीं करते। तो इस तरीके से किसी भी चीज का नोटिस होना, अकेले की बात को कोई नहीं मानता, जब ग्रुप होता है तो उसकी बात में वजन आ जाता है। तो इसी तरीके से एक और एक 11 होते हैं, मैथ में एक और एक 2 होते हैं, लेकिन यहाँ भाषा को समझिए, जिस चीज को मैं जोड़ना चाहता हूं आपके साथ, एक और एक 11, एक और एक 11 का मतलब है जब एक साथ मिलते हैं एक सिंगल उंगली, और जब हम इन उंगलियों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो मुट्ठी बन जाती। तो उसी तरीके से एकजुटता, दैट मीन्स टुगेदरनेस। तो इसी वजह से हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने ग्रुप को इंक्रीज करना चाहता है, अपने एग्जिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, अपने सर्वाइवल को डेवलप करने के लिए। तो ये एनर्जी किस लिए वेस्ट हो रही है? फॉर बेटर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, better existence and survival, you can say. सो एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, और ये दोनों चीजें होंगी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचर सेलेक्ट करे। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है। तो अभी तक हमने इस पैराग्राफ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पहला क्वेश्चन था व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन दिस ऑन द अर्थ। दूसरा ये था कि इसे हम वाइटल एक्टिविटी क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीने के लिए जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आदमी मर नहीं जाएगा। उसकी वाइटल एक्टिविटीज हैं एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, यूरिन पास नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में पॉइजन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो, और CO2 बाहर नहीं निकलेगी तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हमारे रोज के जीवन को जीने के लिए जरूरी हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, आसानी से अपने सारे रूटीन के वक्त पूरे कर सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि
बहुत ज्यादा एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म की खर्च होती है जब वो रिप्रोड्यूस करता है। तो फिर जब इतनी एनर्जी खर्च होती है तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है? तो देखिए, उसका मीनिंग है, उसका आंसर है फॉर बेटर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब इस बेसिस पर आप पहले इस प्रोसेस को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज that bring them to our notice. How do we know that two individual organisms belong to the same species? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उससे पहले हम इसको, मैं आपको क्यूआर कोड से शेयर कर देता हूं ताकि आप इसको अपने पास रख सके, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे और एमसीक्यू में आज की तारीख में कुछ भरोसा नहीं क्या पूछ लिया जाए। तो इसलिए सारी चीज हम अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं क्यूआर कोड के लिए एनफ टाइम है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। आगे इसको समझते हैं हम। नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या कहता है, देखिए जी। अब ये व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या? तो सिंपल आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल। अब यहां पर मेरा मतलब सेम और डिफरेंट से क्या है? सेम, डिफरेंट। सेम मीन्स लेस वेरिएशन, और बल्कि आप इसको मोर प्रोनाउंसली इस तरीके से कहें कि more similarities and less differences, और different में less similarities and more differences। तो इनको हम अभी पढ़ने वाले हैं अलग अलग नाम से। इसे हम जानते हैं, कहेंगे अभी हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज नेम्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशंस ज्यादा होते हैं, डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ डिफरेंसेस का मतलब क्या है? डिफरेंसेस मींस वेरिएशंस, बदलाव। और आप जानते हैं बदलाव है तो एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्पिटेंट, मोर एडवांटेजियस इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इनके बेसिस को भी हम समझेंगे। तो ये हुआ आपका व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन आपका दो तरीके का है, उसके डिफरेंसेस को समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, वन इज asexual reproduction एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके टर्म मीनिंग्स को समझते हैं। ए, ए मीन्स नो, सेक्स मीन्स मेल फीमेल, इनके अंदर दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट इज देयर, ओनली वन पेरेंट।
एक ही पेरेंट अपने बच्चों को जन्म देता है। सेक्सुअल में सेक्स मीन्स मेल फीमेल, दैट मीन्स टू डिफरेंट पेरेंट्स, मेल फीमेल आर देयर। यहां पर दो अलग अलग पेरेंट हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो इस तरीके से ये पहला डिफरेंस हुआ। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। जब मेल फीमेल है ही नहीं तो यहां पर नो गैमीट फॉर्मेशन। हियर मेल बनाएगा आपका मेल गैमीट एंड फीमेल फॉर्म्स फीमेल गैमीट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, अब जब गैमीट ही नहीं होंगे सो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसे हम कहते हैं सिंगैमी। हियर देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब इस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। सो हियर नो फर्टिलाइजेशन, हियर fertilization takes place। नेक्स्ट, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी, नो जाइगोट। हियर जाइगोट इज फॉर्म। और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, हियर जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोर सिमिलैरिटीज लेस डिफरेंसेस, दैट मीन्स लेस वेरिएशंस। और यहां पर मोर डिफरेंसेस एंड लेस सिमिलैरिटीज, that means large variations. So these are the common points between asexual and sexual reproduction. आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, एंड दैट इज इंडिविजुअल्स डेवलप थ्रू asexual reproduction are identical to each other as well as to their parent, to their parent morphologically and genetically। इसीलिए इन्हें हम नाम देते हैं क्लोन्स। ये बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे आर एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो सेम सेंटेंस आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पर आइडेंटिकल की जगह नॉट आइडेंटिकल होगा। सेम सेंटेंस बट नॉट आइडेंटिकल, इसीलिए इन्हें हम क्लोन्स नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से द इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी कैन नॉट से क्लोन। हम उन्हें क्लोन नहीं कह सकते। आप अपने परिवार में ही देखिए, हम अपने मॉम डैड से अपने आप को मैच करें तो मैचिंग है। कोई भी देखकर कई बार हुआ होगा, अरे शर्मा जी के लड़के हो क्या? कोई आप नहीं जानते, लेकिन आपकी शक्ल देखते ही आपके फादर के साथ उन्होंने आपकी मैचिंग कर ली। ठीक है, अरे आप जैन साहब के बेटे हो। इस तरीके से कोई भी हमें कई बार नोटिस कर लेता है और हम आश्चर्य हो जाता है हमें कि भाई ये हमें कैसे जानता है। तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ एक मैचिंग होती है, तो इसीलिए लेस सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन हमारे अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। हम अपनी एक अलग यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, एंड दैट इज द की फैक्टर about this important reproduction type, and that is the sexual reproduction. तो ये जबरदस्त एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के हम एक जैसे होते हुए भी अलग है। ठीक है जी। तो अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरीके से अलग है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉडी डिजाइन। भाई कैट्स जो होती हैं वो किटन को जन्म देती हैं। हमने पी सीड सोन किया, उसको बोया, तो पी प्लांट डेवलप हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने पी सीड सोन किया और मैंगो प्लांट डेवलप हो गया? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? इसलिए नहीं है पॉसिबल क्योंकि इन मैचिंग का राज है द मॉलिक्यूल behind same kind of individual is DNA. That is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, DNA. This deoxyribonucleic acid एक तरीके से ये समझ लीजिए ये हमारे शरीर की कोडिंग है। जैसे कि हर लैंग्वेज की कोडिंग अलग अलग होती है और उसके बेसिस पर उसका आउटपुट अलग अलग होता है। सिमिलरली उसी तरीके से हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का, हर क्रीचर का डीएनए अलग होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है और चाहे वो ह्यूमन है। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, वॉट एवर द साइज शेप ही particular organism has, that has a unique chemical molecule and that is named as डीएनए। और वो डीएनए एक तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग है, हमारे शरीर की रचना करने का, हमारे शरीर का पूरा एक डेवलपमेंट करने का पूरा प्रोग्रामिंग है, जिसके बेसिस पर वो हमें नेक्स्ट इंडिविजुअल डेवलप होता है। और वो प्रोग्रामिंग अगले इंडिविजुअल में जाती किस तरीके से? पेरेंट से। पेरेंट से वो प्रोग्रामिंग गैमीट्स के थ्रू जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और आपका और डिफरेंट तरीकों से जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जिस तरीके से वो सेम डीएनए का पैटर्न अगली जनरेशन में जब पहुंचेगा तो हमें सेम वही बॉडी डिजाइन बने मिलेगा। सो दैट प्रोवाइड डीएनए प्रोवाइड सिमिलर डीएनए प्रोवाइड सिमिलर body design
and subtle changes. SUBTLE बी साइलेंट है इसमें। सटल चेंजेस का मतलब जरूरी बदलाव। जरूरी बदलाव के साथ डीएनए आगे फॉरवर्ड करता है। देखिए यही चीज आपको यहां पर दे रखी है कि मोस्ट सॉरी मोस्ट बेसिक लेवल, मोस्ट बेसिक लेवल की हम बात करें, देखिए स्पेशली बोल रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। वो एक दूसरे से सिमिलर क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर होते हैं। इफ द डिजाइन्स आर नॉट टू बी सिमिलर देन ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। मान लीजिए इफ बॉडी डिजाइन्स टू बी सिमिलर, जब बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इसका मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो गया? वो कोडिंग, वो प्रोग्रामिंग, वो मॉलिक्यूल्स जिनसे हम बने हैं, जो बेस है हमारे। सो दस रिप्रोडक्शन एट मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। अब हमारे मदर फादर ने हमें वो ब्लूप्रिंट दिया जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हुआ। हम उनके जैसे दिखते हैं फिर भी उनसे अलग दिखते हैं। सो दैट इज द स्पेशलिटी of sexual reproduction. Similarly, there are organism which reproduce asexual reproduction, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपीज होते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये समझें कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लीजिए उसके पेरेंट से उसको 100 प्रॉपर्टीज मिली हैं, 100 प्रॉपर्टीज मिली हैं, तो उन 100 प्रॉपर्टीज में से 25 प्रॉपर्टीज मदर फादर के जैसी होंगी और वो 75 प्रॉपर्टीज अपनी डेवलप करेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर उल्टा होता है कि 80 85 प्रॉपर्टीज 75 प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और 25 प्रॉपर्टीज उसकी अलग होती हैं। यानी कि अलग होने का जो रेशो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में कहीं ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब देखिए, अब इसको आगे हम समझते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए मूव टू नेक्स्ट। देखिए जी, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। देखिए जी, इन क्लास नाइन्थ वी लर्न दैट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन विच डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं भाई। सेल, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था क्रोमेटिन फाइबर। दिस क्रोमेटिन फाइबर, एज वी नो, इट इज मेड अप ऑफ, आप जानते हैं ये दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है ये डीएनए, दैट इज ऑफ 40%, एंड अदर इज हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज ऑफ 60%। तो ये इन दोनों चीजों से मिलकर बना है क्रोमेटिन नेटवर्क। एनी सेगमेंट, एनी segment of chromatin that is named as gene. This is a structural and functional unit of inheritance. एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचने का यही सेगमेंट हमें मदर फादर से आगे फॉरवर्ड होता है। अब जब इस पर्टिकुलर क्रोमेटिन फाइबर में कॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है, so there is formation of a rope-like structure, and this rope-like structure is named as क्रोमोसोम। इसे रोप भी कह सकते हैं, रोड भी कह सकते हैं। और रोप लाइक स्ट्रक्चर और अ रोड लाइक स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आप ऐसे समझिए जैसे
फीमेल्स के अंदर जो चुटिया बनती है बालों की, सेम एक बाल एक क्रोमेटिन फाइबर मान लीजिए, और इस तरीके से जुड़ जुड़कर उन क्रोमेटिन फाइबर को गूंथ दिया जाता है, उनका एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो वही चीज ये यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। अब इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सब में हमारा यही होता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारी सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास रहती है। तो ये प्रोटीन बनाने का सोर्स डीएनए, और वो डीएनए हमें मदर फादर से मिलता है, इसीलिए हमारी नाक भी उनके साथ मैच करती है, हमारा फेस भी उनके साथ मैच करता है, हमारी खाने की आदतें, हमारा बिहेवियर, हमारी इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत फुल मैचिंग नहीं होती कि आप कहें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज, नहीं, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। हम एक जैसे होते हुए भी उनसे डिफरेंट हैं, और यही क्वालिटी है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। So if the information is changed, different proteins will be made. अब इसीलिए डीएनए अलग तो प्रोटीन्स अलग। अब हमारे पास जो डीएनए है वो हमारी उंगलियां, आंख, नाक, कान बनाने के लिए है। वही डीएनए उसी तरीके का प्लांट्स के पास है, तो प्लांट्स के पास लीफ, स्टेम, रूट बनाने का है। अब वो डीएनए इसी तरीके से हमारे डीएनए से अलग है, क्योंकि उसके पास ब्लूप्रिंट हमारे ब्लूप्रिंट से कुछ ना कुछ लेवल पर डिफरेंट है। अब देखिए, होने को तो हम इंडियंस, पूरे के पूरे इंडियंस को, अगर हम इंडिया को भी ऑब्जर्व करें तो हमारे इंडिया के अंदर भी सबका कलर, सबका कॉम्प्लेक्शन, सबका बिहेवियर सेम नहीं है, सबका खान पान सेम नहीं है। हम एक ही देश में रहते हुए भी 5 अलग-अलग हिस्सों से बटे हुए हैं, भाई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, और सब जगह का बिहेवियर, सब जगह के लोगों का आपका फेस, जिसे कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, नैनक्स जिन्हें हम बोलते हैं, फीचर्स जो हैं वो अलग हैं। और इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग पार्ट से हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो सेम वैल्यू है। तो हमारा बॉडी डिजाइन ब्लूप्रिंट सेम होते हुए भी एक दूसरे से डिफरेंट है। हम फैमिली में भी सेम एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं रख रहे हैं, उसमें भी चेंज है। बॉडी डिजाइन भले ही चेंज है, लेकिन सभी की नाक की शेप एक जैसी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट, सभी की कान की शेप एक जैसी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट, सभी का कद काठी हाइट एक जैसी नहीं है। तो हम अपनी फैमिली में ही जब एक दूसरे से इतना अलग है, तो हम अपने और दूसरे बुआ की फैमिली, चाचा की फैमिली, या किसी ताऊ जी की, या दूर के मामा मौसी, इनके रिश्तेदारों की फैमिली से भी मैचिंग करेंगे तो भी हम डिफरेंट है। तो फिर हम दूसरे से, जब हम एक दूसरे से क्लोज होने के बावजूद भी अलग हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जो और देश है या और स्टेट्स हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। सो दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट डीएनए से प्रोटीन बनने का जो ये प्रोसेस है, ये बड़ा चमत्कारी है, और ये ही हमारे सारे के सारे आउटलुक को डिपेंड करता है। तो इसीलिए, और डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, तो यहां पर आपके दो आंसर होंगे। इस आंसर को आप दो तरीके से लेंगे, एसेक्सुअल के अंदर अलग और सेक्सुअल के अंदर अलग। एसेक्सुअल के अंदर आप कहेंगे इसे यस, ऑलमोस्ट होता है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज के लिए हाँ है। सेक्सुअल के अंदर नो है, क्योंकि सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपीज हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट कॉपीज हैं तो इसलिए वो सेक्सुअल ही नहीं है, वो तो एसेक्सुअल होगा। तो अब एग्जैक्ट कॉपीज में यहां पर मतलब है बहुत कुछ मिलता जुलता, देयर आर, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज का मतलब यह है कि हमें सेम तरीके का बॉडी डिजाइन मिल रहा है। डिफरेंसेस का मतलब यह है कि जो हमने नई चीज अपने जीवन में डेवलप की, अब वो डेवलपमेंट भी हमें मदर फादर के थ्रू ही मिला है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है,
और वो आता है नेक्स्ट इसको समझने के लिए कि डीएनए की कॉपीज एक्चुअली होती कैसे हैं। तो इसको हम पहले शेयर कर लें, फिर हम इस डीएनए की कॉपी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो इस क्यूआर कोड को शेयर करें, इसको प्रिजर्व रखें अपने पास, और इसको टाइम टू टाइम यूज करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर ही इस तरीके का है, अगर आपने इसको ढंग से नोट्स प्रिपेयर नहीं किए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम डीएनए कैसे कॉपी बनाता है उसको समझते हैं, इसकी वैल्यू को समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, कॉपिंग ऑफ डीएनए, जिसे हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। कॉपिंग ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखिए जी, सपोज कीजिए, देखिए ये एक डीएनए का मॉडल है जो दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, दैट इज डबल हेलिकल structure of DNA, and this is given by वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, उन दोनों ने मिलकर इसको दिया था। तो फिलहाल समझने के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब एग्जैक्ट कॉपीज कैसे बनती हैं मैं उसको आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये एक हो गया आपका पेरेंटल डीएनए, दैट्स अ पेरेंटल डीएनए। अब इस पेरेंटल डीएनए के अंदर ये लगभग 2.2 मीटर का होता है ह्यूमन डीएनए। अगर एक डीएनए की लंबाई को हम देखें तो दैट इज अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग। अब ये 2.2 मीटर लॉन्ग का डीएनए एक बार में ही रेप्लिकेशन एक पूरी लेंथ में नहीं होता, होता है पूरी लेंथ में, लेकिन दैट इज नॉट इन ए वंस, दैट विल टेक प्लेस इन ग्रेजुअल स्टेप्स। तो उसमें सबसे पहले अनकॉइलिंग होती है, अनकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड्स। ये जो दो धागे हैं जिनको हमने स्ट्रैंड्स कहा है, इन स्ट्रैंड्स की अनकॉइलिंग होती है। तो सबसे पहले हम भी इनकी अनकॉइलिंग कर देते हैं। एक हिस्से की मैं आपको अनकॉइलिंग दिखा देता हूं। जैसे जी हमने ये एक हिस्से की अनकॉइलिंग दिखा दी। अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम साइटोप्लाज्म raw from cytoplasm, molecules are used to prepare new DNA strand from parental strand। अब पेरेंटल स्ट्रैंड के बेसिस पर नया स्ट्रैंड डेवलप करना शुरू कर दिया जाता है। तो यहां पर आप ये समझिए कि ये इस तरीके से नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा दोनों अलग हुए स्ट्रैंड्स पर। और ये होगा कैसे, बिल्कुल सेम पेरेंटल के बेसिस पर, जैसा पेरेंटल होता है उसके बेसिस पर। तो ऐसा होने पर अब आप ये समझिए कि ये एक तो धागा आपका ये पूरा लेंथ वाइज पेरेंट का अलग हो जाएगा, ये पेरेंट का पूरा धागा लेंथ वाइज हो गया अलग, और उस पेरेंट के लेंथ वाइज धागे से अलग होने के बेसिस पर दूसरा पेरेंटल धागे का साथ सेम पेरेंटल धागे के बेसिस पर नया धागा डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन दोनों डीएनए के अंदर पेरेंट्स की पहुंच जाती है और उसके बेसिस पर एक नया धागा भी डेवलप होता है। तो जब ये चीज डेवलप होती है तो एग्जैक्ट कॉपीज भी बनती हैं और उसके साथ थोड़ा न्यू फ्लेवर भी, न्यू
कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपलोड किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो यही बात इस डीएनए कॉपीइंग की खास है। तो ये तो हुआ हमारा ओल्ड, और ये हुआ न्यू। ऐसे ही ये हमारा ओल्ड और ये हुआ न्यू। एंड दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस डीएनए कॉपिंग, कि हमें पेरेंट के एज इट इज फीचर्स भी मिलते हैं, साथ के साथ हमें नया कॉन्सेप्ट भी मिलता है, नए फीचर्स भी मिलते हैं। अब ये नए फीचर्स काफी अलग होते हैं इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये फीचर्स उतने अलग नहीं होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी परसेंटेज काफी कम होती है नए फीचर्स की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन फीचर्स की परसेंटेज काफी ज्यादा होती है। और इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कहने का मतलब यह है कि इसमें सेमी मतलब आधा, आधा मिलता है हमें अपने पेरेंट से, और आधा मिलता हमारा उसके बेसिस पर नया डेवलप होता है। और इस तरीके से हमारे पास पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, और हमारी नई इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें मिलते हैं। तो अभी हमने आज इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा, काफी कुछ बेसिक्स के बारे में समझा। अब मैं आपके साथ क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, जिसको आप ध्यान से इसको प्रिजर्व रखें, फ्यूचर यूज के लिए रखें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो बेटा एनसीईआरटी में इस तरीके से हैं कि बता रखी हैं लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इन एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड और टू ग्रास्प। So that's why it is very very necessary to attach with the notes. नोट्स करने बहुत जरूरी है, जितने नोट्स करेंगे उतना कनेक्टिविटी आपकी बेहतर रहेगी। बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके माइंडसेट को उस चैप्टर के टॉपिक के लिए डेवलप करने में बड़ी मदद करेंगे। सो आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू रिलेट विद दिस। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव इन दिस क्लास। आगे मैं आपके साथ जुड़ूंगा और चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक बने रहिए इसी तरीके से मेंटोर जी क्लासेस पर, आनंद लेते रहिए सब्जेक्ट्स का, और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए।